तो आपका हमारे JVN मेड सिंपल के चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने BRBL के मॉड्यूल बी के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक हमारा BRBL का मॉड्यूल बी है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आइए डिस्कस करते हैं इस पार्टिकुलर वीडियोज़ के माध्यम से। दोस्तों आप देख पाएंगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन की आने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस MCQ सेशन के माध्यम से। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ PMLA। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है इसका मेन पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना भारत में। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना भारत में। चौथा ऑप्शन कर रहा है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना भारत में। तो दोस्तों बताइए PMLA का मेन पर्पस क्या है। तो PMLA का मेन पर्पस है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है इसमें उसे कन्फिस्केट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जिसको कंसल्ट किया जाता है जब भी आप PMLA को फ्रेम करते हैं। ठीक है, जो PMLA है हमारा या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन रूल 2004। तो किस गवर्नमेंट बॉडी को कंसल्ट किया जाता है जब आप इसे फ्रेम करते हैं। तो ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बताइए दोस्तों क्या सही है जवाब है। तो सही जवाब है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इसे फ्रेम करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक्ट है जिसने अमेंड किया था मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन को ताकि उसमें एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकें जैसे कंसीलमेंट, एक्यूजिशन, पोजेशन एंड यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम एज क्रिमिनल एक्टिविटी। तो बताइए किस एक्ट को अमेंड किया गया था, किस एक्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन को अमेंड किया ताकि उसमें कंसीलमेंट, एक्यूजिशन, पोजेशन, यूज ऑफ प्रोसीड ये सभी आ सके। ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ऑप्शन बी है PMLA एक्ट 2010, ऑप्शन सी है PMLA एक्ट 2012, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो दोस्तों सही जवाब है इसका PMLA एक्ट 2012। तो PMLA का जो अमेंडमेंट आया था 2012 में, इसमें दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग को डेफिनेशन को अमेंड किया। इसके अंदर कंसीलमेंट, एक्यूजिशन, पोजेशन इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो PMLA एक्ट 2002 था वो किस साल में इनैक्ट हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नाम में ही लिखा हुआ है 2002, तो सी नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था RBI के कंसल्टेशन में। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 क्या था और कब ये इफेक्टिव हुआ। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ये एक्ट है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और ये इफेक्टिव हुआ 15/2/2013 से। दूसरा कह रहा है कि ये एक्ट है ये टैक्स इवेजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट है और ये इफेक्टिव हुआ था 15 फरवरी 2013। दोस्तों आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस तरह के MCQ को करके जाइए ना, सभी एक लाइन से MCQ बनाया गया है मैकमिलन बुक से। सो यू नीड नॉट रीड एनी थ्योरी PDF, यू जस्ट गो थ्रू टू MCQ, ऑल द कंसेप्ट यू विल गेट टू नो। यदि कुछ आप भूल भी जाएंगे दोस्तों बुक पढ़ने में तो आप इसे कर लें। तो दोस्तों अभी जो 2 से 3 दिन बचा है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें, MCQ से ही कंसेप्ट क्लियर करें। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिग्निफिकेंस है जो हमारा एक्ट में सेक्शन 13 में जो अमेंडमेंट आया। तो पहला कह रहा है कि ये पावर ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया कि वो फाइन इम्पोज कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्टर को पावर मिला कि वो वार्निंग इशू कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि डायरेक्टर को पावर मिला कि वो कंप्लायंस को डायरेक्ट कर सकता है। चौथा कह रहा है कि डायरेक्टर को पावर मिला कि वो लीगल एक्शन ले सकता है। दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारा एक्ट में सेक्शन 13 में जो अमेंडमेंट आया था उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये डायरेक्टर को पावर प्रोवाइड करता है कि वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक लॉ है जो कि मेकिंग, नेगोशिएशन, पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक लॉ है जो कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन को गवर्न करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक लॉ है जो कि टैक्सेशन ऑफ बिजनेस को गवर्न करता है। दोस्तों सही जवाब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लॉ है जो कि गवर्न करता है मेकिंग, नेगोशिएशन एंड पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट हुआ कि जब हम सेक्शन 143A को इंसर्ट कर दिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में।
बताइए, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यदि पढ़ा है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो सेक्शन 143A को इंसर्ट करने के कारण क्या इफेक्ट पड़ा? ऑप्शन ए कह रहा है कि ये कॉम्प्लेनेंट को एम्पावर किया कि वो ड्रॉअर को ऑर्डर कर सकता है, चेक को, जो चेक का ड्रॉअर है उसे ऑर्डर कर सकता है कि वो इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे करे जो कि चेक अमाउंट का 20% से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि ये ड्रॉअर को पावर दिया, किसी चेक के ड्रॉअर को पावर दिया, ये सेक्शन 143 है, ताकि वो कॉम्प्लेनेंट को इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे ना करे। तीसरा है कि ये कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो चेक डिसऑनर ऑफेंस को डिसमिस करे। दोस्तों बताइए सेक्शन 143 ये क्यों आया था? दोस्तों सही जवाब है कि ये जो कंप्लेनेंट यानी जो शिकायत करता है उसको पावर देता है कि वो चेक के जो ड्रॉअर है उसे ऑर्डर करे कि वो इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे करे जो कि 20% चेक के अमाउंट का 20% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्या टाइम पीरियड था इंटरिम कॉम्पेंसेशन को पे करने का एज पर सेक्शन 143 है। बताइए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं बताऊँ ना आपको, यदि आप इस पार्टिकुलर MCQ पीडीएफ को करते हैं आपको थ्योरी पीडीएफ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट हैज़ बीन कवर्ड यूजिंग द फॉर्म ऑफ MCQs के माध्यम से हर एक कंसेप्ट को कवर किया गया है। और दोस्तों MCQ एक इफेक्टिव तरीका है कंसेप्ट को क्लियर करने का। सो आई अगेन रिटरेट, प्लीज गो थ्रू MCQs PDF ओनली फॉर द लास्ट 3 days. आई इंश्योर यू दैट यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन को पे करने का क्या टाइम पीरियड है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिस दिन से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसे 30 दिन तक। बी कह रहा है कि जिस दिन से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके 60 दिन तक। सी कह रहा है कि जिस दिन से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके 90 दिन तक। दोस्तों सही जवाब है कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन को पे करने का जो टाइम पीरियड है वो है 60 दिन। यानी दोस्तों कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया उसके 60 दिन तक जो है आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन एम्पावर है कि वो चेक के जो ड्रॉअर है उसे ऑर्डर करे कि वो इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे करे अंडर सेक्शन 143। देखिए घुमा फिरा के वही चीज़ है। सेक्शन 143 है हमारा ड्रॉअर ऑफ चेक को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना। तो बताइए किसे पावर दिया गया है? कॉम्प्लेनेंट को यानी शिकायतकर्ता को, बैंक को या कोर्ट को? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो चेक के ड्रॉअर को ऑर्डर करे कि वो इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे करे अंडर सेक्शन 143 है। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। सेक्शन 143 इज रिलेटेड टू द पावर गिवन बाय द कोर्ट टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक दैट ही कैन पे द इंटरिम कॉम्पेंसेशन। देखिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 क्वेश्चन हमने किया, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। दिस इज हाउ दिस पार्टिकुलर PDF इज डिजाइन। यहाँ पे दोस्तों 200 से ऊपर क्वेश्चन है और यदि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। यदि आपको इस तरह के PDF की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर सुना ऑन द स्क्रीन। एक क्वेश्चन और देखिए, कौन से कोर्ट के पास पावर है कि वो एपेलेंट को डायरेक्ट करे कि वो मिनिमम 20% ऑफ द फाइन को डिपॉजिट करे जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा अवार्ड किया गया है पेंडिंग अपील? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सही जवाब है दोस्तों इसका एपेलेट कोर्ट। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। सो लेट्स सी द व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेरा? फेरा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो 1973 का जो फेरा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कंट्री का। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग और सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड को रेगुलेट करता है। दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारा फेरा है 1973 का ये रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग और सिक्योरिटीज़ को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फेमा 1999 का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यानी देश का जो आर्थिक गतिविधि है उसे प्रमोट करता है फेमा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक्सचेंज ये जो हमारा एक्सचेंज ट्रेड और पेमेंट है उसे फैसिलिटेट करता है। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट अप्लाई होता है सारे ब्रांच, सारे ऑफिस, सारे एजेंसी जो कि भारत से बाहर हैं और जो कि ऑन और कंट्रोल्ड है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? तो बताइए कौन सा एक्ट अप्लाई होता है सभी ब्रांचेस के लिए, ऑफिसेस के लिए, एजेंसीज के लिए जो कि भारत से बाहर हैं लेकिन खरीदा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है भारत के निवासी के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फिर दोस्तों फेमा दूसरा ऑप्शन है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन एक ऑथराइज पर्सन होता है फेमा के अंदर? हु इज एन ऑथराइज पर्सन अंडर द फेमा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक पर्सन जो कि फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटीज में डील करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक पर्सन जो कि गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑन करता है, कंट्रोल करता है ब्रांच को या ऑफिस को इंडिया से बाहर। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करे या सिक्योरिटीज़ में डील करे। दोस्तों ऑथराइज पर्सन की बात करें तो ऑथराइज पर्सन ऐसा कोई पर्सन होता है जिसे ऑथराइज दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कि वो डील करे फॉरेन एक्सचेंज में या सिक्योरिटीज़ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, बताइए दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें फ़ंड का ट्रांसफ़र होता है, भारत में जो अकाउंट है उनके उसमें फ़ंड का ट्रांसफ़र होना। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें दोस्तों एसेट और लायबिलिटी भारत से बाहर चेंज नहीं होता है। तीसरा कर रहा है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके कारण या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा और भारत से बाहर जो भी पर्सन भारत के निवासी है उनके लिए। चौथा ऑप्शन कर रहा है एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। दोस्तों सही जवाब है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिस कारण से एसेट या लायबिलिटी में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा भारत से बाहर जो भी पर्सन भारत में रह रहे हैं उनके लिए, या एसेट या लायबिलिटी में डिक्रीज या इंक्रीज होगा जो भी पर्सन भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए सभी एक एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। बताइए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। आप यदि इसको 2 बार रिपीट कर लेगा ना इस पार्टिकुलर एमसीक्यू पीडीएफ को, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। बताइए दोस्तों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर फंड का ट्रांसफर होता है अकाउंट में भारत के अंदर, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक चेंज इन एसेट और लायबिलिटी नहीं होता है भारत से बाहर, एक ट्रांजैक्शन जिस कारण से इंक्रीज या डिक्रीज होगा एसेट में या लायबिलिटीज है भारत से बाहर जो भारत के अंदर निवासी हैं। डी कर रहा है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन कंट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिमिलरली यू कैन सी ऑलमोस्ट 100 MCQs आर देयर फ्रॉम दिस particular unit. If you want to avail such type of MCQs for last time revision, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है हमारा 2007 कब आया था भारत में। अगस्त 12 2007 को, अगस्त 12 2008 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अगस्त 12 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि वो अथॉरिटी होती है जो रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है पेमेंट सिस्टम भारत में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। देखिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, दूसरा ऑप्शन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन कर रहा है आरबीआई। दोस्तों सही जवाब है इसका आरबीआई। आरबीआई एक अथॉरिटी होती है जो कि रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है पेमेंट सिस्टम को भारत में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना भारत में, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि फॉरेन करेंसी के यूज़ को इंक्रीज करना भारत में, चौथा ऑप्शन कर रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसे डिस्करेज करना। तो ऑब्वियस ही बात है इसका मेन पर्पज़ है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसे रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ चार्ज। बताइए चार्ज क्या होता है दोस्तों। सो चार्ज इज ऑप्शन ही कर रहा है कि एक ऑब्लिगेशन होता है जो कि बोरोवर को वापस पे करना पड़ता है डेप्ट, एक इंटरेस्ट होता है, एक राइट होता है जो कि बोरोवर क्रिएट करते हैं अपने एसेट पे एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि टर्म्स ऑफ लोन को आउटलाइन करता है, एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में ताकि टर्म्स ऑफ लोन को मॉडिफाई कर सके। दोस्तों सही जवाब है कि चार्ज बेसिकली इंटरेस्ट होता है या राइट होता है जो कि बोरोवर अपने एसेट पे क्रिएट करते हैं ताकि लोन के सिक्योरिटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन बेनिफिट होते हैं चार्ज से, बोरोवर, गारंटर, क्रेडिटर या रेगुलेटर। तो चार्ज से कौन बेनिफिट होते हैं, क्रेडिटर बेनिफिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट कि चार्ज का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चार्ज। पहला ऑप्शन कर रहा है कि लेंडर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यदि बोरोवर और गारंटर लोन पे डिफॉल्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एडिशनल फंड प्रोवाइड करना बोरोवर या गारंटर को। दोस्तों सही जवाब है कि चार्ज बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लेंडर को यदि बोरोवर या गारंटर जो है लोन पे डिफॉल्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चार्ज के 2 टाइप के चार्ज कौन कौन से होते हैं, फिक्स चार्ज एंड फ्लेक्सिबल चार्ज, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज एंड रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज एंड फ्लेक्सिबल चार्ज। बताइए दोस्तों कौन कौन से 2 तरह के चार्ज होते हैं। तो सही जवाब है दोस्तों एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्स चार्ज क्या होता है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है कि एक ऐसा चार्ज जो कि स्पेसिफिक एसेट से अटैच होता है बोरोवर का या गारंटर का। दूसरा बी ऑप्शन भी कर रहा है कि एक ऐसा चार्ज जिसको हम एक एसेट से दूसरे एसेट पे मूव कर सकते हैं। तो चूंकि नाम ही फिक्स है तो ऑब्वियस ये बात है कि एक ऐसा चार्ज जो कि स्पेसिफिक एसेट ऑफ बोरोवर से अटैच होता है या गारंटर के स्पेसिफिक एसेट से अटैच होता है। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नहीं कर रहा है कि एक ऐसा चार्ज जो कि स्पेसिफिक एसेट ऑफ बोरोवर से अटैच होता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि ऐसा चार्ज जिसको हम एक एसेट से दूसरे एसेट पे मूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि एक ऐसा चार्ज जो कि अटैच होता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बोरोवर और गारंटर एसेट। डी कर रहा है कि एक ऐसा चार्ज जो कि एप्लीकेबल होता है डिफ़ॉल्ट के केस में। तो दोस्तों फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है जो कि अटैच होता है बोरोवर
या गारंटर का जो एसेट है इसके ओवरऑल वैल्यू में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्टगेज क्या है दोस्तों, बताइए मॉर्टगेज क्या है। तो मॉर्टगेज के बारे में ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बेसिकली इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। दोस्तों मॉर्टगेज बेसिकली क्या होता है कि ये इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्टगेज का पर्पस क्या होता है, बताइए दोस्तों मॉर्टगेज का पर्पस क्या है कि हम ऑनरशिप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करें, हम पेमेंट सिक्योर करें बाय वे ऑफ लोन और डेप्ट, हम मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें, हम इंगेजमेंट के परफॉर्मेंस को सिक्योर करें। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि हम जो है मनी टू सिक्योर पेमेंट ऑफ मनी एडवांस बाय वे ऑफ लोन और डेप्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्रोप्रिएशन और असाइनमेंट का राइट क्या होता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बोरोवर साइन करते हैं, ऑप्शन बी कर रहा है कि आप कुछ फंड को अलग रखते हैं जो कि आपको डेटर से मिला है ताकि आप स्पेसिफिक डेप्ट को पे कर सकें, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि एक लीगल प्रोसीडिंग होता है डेप्ट रिकवरी के लिए, और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि एक ऐसा कोलेटरल होता है जो कि बोरोवर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप क्रेडिट को सिक्योर कर सकें। बताइए राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन और राइट ऑफ असाइनमेंट क्या होता है। दोस्तों सही जवाब है इसका कि बेसिकली आप कुछ फंड को साइड रखते हैं जो कि आपको डेटर से मिला है ताकि स्पेसिफिक डेप्ट को पे कर सकें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट है जो कि दोस्तों रूल लिखता है एप्रोप्रिएशन के लिए जो कि क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल है जिसे पेमेंट मिलता है डेटर से। बताइए दोस्तों कौन सा एक्ट है जिसमें रूल लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन के लिए विच इज़ एप्लीकेबल टू अ क्रेडिटर हु रिसीव पेमेंट फ्रॉम अ डेटर। ऑप्शन ए कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी कर रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन डी कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोस्तों सही जवाब है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद रखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल्स लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन के लिए जो कि क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल होता है जिन्हें पेमेंट मिलता है किसी डेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एप्रोप्रिएशन कब होता है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कि जब भी कोई क्रेडिटर पेमेंट रिसीव करता है किसी डेटर से, ऑप्शन बी कर रहा है कि जब भी कोई क्रेडिटर किसी डेटर को पैसा लैंड करता है, ऑप्शन सी कर रहा है कि जब भी कोई डेटर हाइपोथिकेशन प्लेस करता है किसी मूवेबल गुड का। तो दोस्तों एप्रोप्रिएशन एप्लीकेबल तब होता है, सो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों व्हेन एप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जब भी कोई क्रेडिटर पेमेंट रिसीव करता है दोस्तों किसी डेटर से तो वहाँ पे एप्रोप्रिएशन एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कौन सा सेक्शन है जो कि एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड रूल से डील करता है। सेक्शन 55, 56, 57, बी कर रहा है सेक्शन 58, 59, 60, सी कर रहा है सेक्शन 59, 60, 61, डी कर रहा है सेक्शन 62, 63, 64। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 59, 60 और 61। तो ये तीनों सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो कि रूल्स के साथ डील करता है रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हाट हैपन इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर अ चार्ज। बताइए यदि मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा। ऑप्शन ए है कि क्रेडिटर जो है सिक्योरिटी का बेनिफिट लूज कर देंगे, ऑप्शन बी है कंपनी का जो एसेट है वो क्रेडिटर का प्रॉपर्टी बन जाएगा, ऑप्शन सी है कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी ROC के द्वारा यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी के द्वारा, ऑप्शन डी है कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा फाइन लगेगा। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए कि जब भी कोई कंपनी अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाती है तो उस केस में क्रेडिटर जो है सिक्योरिटी का बेनिफिट को लॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों चार्ज का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। बताइए चार्ज का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि ये पब्लिक को नोटिफाई करता है किस एक्सटेंट तक कंपनी के प्रॉपर्टी का इनकम्बर्ड है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में। तीसरा ऑप्शन है कि ये इंश्योर करता है कि कंपनी टैक्स रेगुलेशन से कंप्लाई करे। चौथा ऑप्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है पब्लिक को नोटिफाई करता है किस एक्सटेंट तक कंपनी का प्रॉपर्टी एनकम्बर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ ओके कौन सा एक्ट है जो कि सभी कंपनी को मैंडेटरी करता है कि वो अपना चार्ज को रजिस्टर कर लें, जो भी चार्ज वो अपने एसेट पे क्रिएट किए हैं उसे रजिस्टर्ड कर लें। बताइए कौन सा एक्ट मैंडेटरी बनाता है। ऑप्शन ए कर रहा है कंपनीज एक्ट, ऑप्शन बी कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन सी कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों सही जवाब है इसका कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये मैंडेटरी करता है सभी कंपनी को कि वो चार्ज को रजिस्टर्ड कर लें जो भी उन्होंने एसेट पे क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज के रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्रेडिटर को, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि कंपनी के एसेट का प्रॉपर यूज होना,
तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि लीगल रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाई करना, चौथा ऑप्शन कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों चार्ज के रजिस्ट्रेशन का पर्पज़ ये सभी है कि एक तो क्रेडिटर को सिक्योरिटी मिलता है, दूसरा है कि प्रॉपर कंपनी का एसेट यूज हो रहा है, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये इंश्योर करता है कि आप लीगल रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरओसी के पास चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या पर्पज़ है। तो चार्ज को प्राइवेट रखना, लैंडर और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टैक्स को फी को पे करने को अवॉइड करना, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लैंडर और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चार्ज जो है आरओसी के साथ क्रिएट किया रजिस्टर्ड होगा। केवल मॉर्गेज और लीन, सभी तरह के चार्ज, चाहे प्लेज हो, लीन हो, मॉर्गेज हो, हाइपोथिकेशन हो, वैसा चार्ज जो कि भारत के अंदर क्रिएटेड है। ऑप्शन डी का है नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सभी तरह के चार्ज, चाहे प्लेज हो, लीन हो, मॉर्गेज हो, हाइपोथिकेशन हो, सभी रजिस्टर्ड हो सकते हैं आरओसी के साथ। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे पास वी हैव 100+ MCQs फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। नो नीड टू रीड एनी थ्योरी बुक। इफ यू कवर दिस मच MCQ, this is more than enough. So if you are interested to get such type of video for your upcoming examination, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. I will provide you the detail. Thank you.